नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो स्टूडेंट, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपको पिछली क्लास जो दी थी उसमें सिखाया था कुछ नेक्स्ट सांद्रता पद के बारे में सिखाया था, मूलरता और मूलता के अंतर के बारे में समझा था। स्टूडेंट, आपको ये क्लास तभी समझ में आ सकेगी जब आपने मूलरता और मूलता के अंतर को समझा होगा या मूलरता और मूलता की परिभाषा को अच्छे से समझा होगा, रिवाइज किया होगा। तो स्टूडेंट, जो हम बातें करते हैं नेक्स्ट सांद्रता पद की बातें करते हैं, किसकी बातें करेंगे हम? फॉर्मलता और नॉर्मलता, और किसकी बातें करेंगे? तुल्यांक के भार की बातें करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आप पिछली क्लास को अच्छे समझते हैं, मूलरता और मूलरता के बारे में अच्छे समझते हैं, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, रुचिकर लगेगी और अच्छे से समझ में आएगी। स्टूडेंट, हम जरा पिछली क्लास को रिवाइज कर ले कि आपने रिवाइज किया है नहीं किया, जरा समझें। ए जो लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं? विलायक के लिए लिखते हैं। और बी जो लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं? विलय के लिए। मैंने बताया था, पिछला आपको वीडियो दिखाया था उसमें सिखाया था। क्लियर स्टूडेंट, हम बात करें मूलरता के बारे में। मूलरता क्या पढ़ी है आपने? जरा बात कर ले मूलरता के बारे में। स्टूडेंट, मूलरता को हम एम से लिखते हैं। मूलरता क्या होती है वो आपने सीखी है कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति एकांक या प्रति लीटर विलियन में उपस्थित। क्लियर, वॉल्यूम प्रति लीटर विलियन में उपस्थित किसकी? विलय के मूलों की। विलय किसके लिए लिखेंगे हम? बी से लिखेंगे। विलय किससे लिखेंगे? बी से। यार कहने से मतलब यह है कि हमने जो मोल लिखे हैं वो एन से लिखे हैं, और बी का मतलब हो गया किसकी बात कर रहे हैं? विलय की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित किसकी मात्रा? विलय के मूलों की संख्या। क्लियर, लेकिन इसमें क्या होता है? मूलता के बारे में समझे। मूलता में क्या होता है? मूलता में क्या था? तो प्रति किलोग्राम विलायक, वेट की बातें की है इसमें, किसकी? विलायक की। विलायक कौन है? ए से लिखेंगे हम, किसमें? किलोग्राम। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, घुली हुई मोलों की संख्या। ये प्रति लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है, यह प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। आपने समझा है? क्लियर, मैंने समझा है, मैंने बताया कि मोल जो निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणु भार कितना होता है, तो इसके लिए लिखूंगा एन बी के लिए लिखूंगा तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर, और मल्टीप्लाई में कौन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि ml में है तो आपने सीखा है कि मल्टीप्लाई किसकी हो जाती है? 1000। ये आपने सीखा है, जाना है। क्लियर, ये आपने m के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? ये मोलरिटी के बारे में पढ़ा है। क्लियर, ऐसी इसकी मैं बातें करूं, स्मॉल m की बातें करें, स्मॉल एन बी का मतलब हो गया वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, और वेट किलोग्राम में है, यदि वेट किस में हो? विलायक का ग्राम में हो तो मल्टीप्लाई किससे हो जाती है? 1000। ये आपने सीखा है। क्लियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दें कि फॉर्मलता बिल्कुल मोलरता की ही तरह होती है। किसकी तरह होती है? मोलरता ही की तरह होती है। कहने से मतलब यह है कि मोलरता और फॉर्मलता बिल्कुल एक ही शब्द है, लेकिन जरा सी बात अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, इनका कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन बात एक ही है। जरा समझेंगे स्टूडेंट, ध्यान दें, ये दिमाग में सेव कर लें कि मोलरता और मूलता, हमेशा मोलरता और मूलता ये किसकी निकाली जाती है? ये किसकी निकाली जाती है? जिसमें मोल होते हो। क्या होते हो? मोल। कहने से मतलब यह है कि ये उन यौगिकों की निकाली जाती है जो कैसे हो? आणविक यौगिक हो। कैसे हो? मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो। क्लियर, कैसे हो? मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो। ध्यान रखना, मोलरता और मूलता हमेशा उनकी निकाली जाती है जो कैसे हो? आणविक यौगिक होते हैं। क्लियर, जैसे सहसंयोजी बंध जो बनाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आणविक यौगिक होते हैं। कि कौन से? जरा समझें, जैसे C6 ग्लूकोज है। क्लियर, तो ऐसे यौगिकों की इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, बहुत सारे एग्जांपल, यूरिया है, NH2CO NH2। क्लियर, तो ऐसे यौगिकों की क्या निकाली जाती है? हमेशा आणविक यौगिकों की क्या निकाली जाती है? मूलरता या मूलता निकाली जाती है। क्लियर, लेकिन स्टूडेंट हमेशा आयनिक यौगिक जो होंगे ये आणविक यौगिकों की तो मूलरता और मूलता कहते हैं। उसी मूलरता को किसके लिए? आयनिक यौगिकों की मूलरता को हम क्या नाम देते हैं? फॉर्मलता। क्लियर, क्या नाम देते हैं? फॉर्मलता। मैंने कहा है कि अगर हम आणविक यौगिक की बात कर रहे हैं तो उस शब्द को देते हैं मूलरता। किसकी बातें करते हैं? मूलरता के बारे में बातें करते हैं। यदि हम आयनिक यौगिक की बात करेंगे तो इसका नाम चेंज कर दिया है, मूलरता की जगह क्या कहते हैं? उसे हम फॉर्मलता कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आती होगी। मैंने क्या बोला? सहसंयोजी यौगिक, कहने से मतलब आणविक यौगिक, उनमें तो हम निकालते हैं मूलरता और मूलता के बारे में पढ़ते हैं, और आयनिक यौगिकों में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वही मूलरता किस क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। जरा समझिए। क्लियर, ध्यान दे स्टूडेंट, इसमें हमेशा जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आणविक यौगिक होते हैं, वो विलायक में घोलने पर भी
उसके अणु रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? आणविक फॉर्म में होते हैं, अणु फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब आयनिक यौगिक को हम किसी विलायक में घोलते हैं तो आयनिक यौगिक की फॉर्म चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? फॉर्म। जैसे आयनिक यौगिक मैंने मान लिया NaCl है, जब हम किसी विलायक में घोलते हैं, जब किसी विलायक में डालेंगे, जैसे मान लिया मैंने विलायक मान लिया H2O, क्या मान लिया? H2। जैसे हम विलायक में डालते हैं तो ये NaCl अणु के रूप में नहीं है। ध्यान रखना, आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं होते। किसके रूप में ना होते? अणु के रूप में। तो ये क्या होता है? आयनिक यौगिक अपनी फॉर्म चेंज कर देगा। किसके फॉर्म में पहुंच जाएगा? Na+Cl माना। तो NaCl जब भी विलायक में मिलाया जाएगा तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर देगा। फॉर्म चेंज करने का मतलब ये आयनों में वियोजित हो जाएगा। क्लियर? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान दें, NaCl यानी आयनिक यौगिक अपनी किसी विलायक में घोलने पर क्या चेंज करता है? फॉर्म। तो यदि फॉर्म चेंज करता है तो यहाँ नाम भी देखो क्या आ रहा है? फॉर्म। क्लियर? फॉर्मलिता में क्या आ रहा है? फॉर्म। फॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? फॉर्म से। तो हम कहेंगे फॉर्मेलिटी। मोलिटी को क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी। क्योंकि वहां मोल नहीं रहते, मोलिटी और फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मतलब यहाँ फॉर्म चेंज हो रही है, बल्कि अणु रूप में नहीं है, बल्कि किसमें है? फॉर्म चेंज हो रही है, आयनों के रूप में चेंज होता है। जरा समझे मैंने क्या समझाया है कि आयनिक यौगिक विलायक में घोले जाते हैं तो वह अणु के रूप में नहीं होते, अणु के रूप में नहीं होते, बल्कि फॉर्म चेंज हो जाती है, आयनों वियोजित हो जाती है। आयनों वियोजित हो जाने का मतलब फॉर्म चेंज हो गई, यानी जो हमारे पास NaCl था, विलय था, वो किस में चेंज हो गया? किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। तो हम क्या कहते हैं? हवा निकालते हैं। मोलिटी को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट ध्यान दें, जब हम किसी यूरिया या C2H5OH को घोलते हैं और अन्य सहसंयोजी यौगिक कंपाउंड होते हैं उनको घोलते हैं तो उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, वो उस अणु के रूप में ही वियोजित होते हैं। क्लियर? बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला? फटवार समझे कि अगर आयनिक यौगिक को हम किसी विलायक में घोलते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी आयनों में चेंज हो जाता है। लेकिन हम किसी आयनिक जो आणविक यौगिक की बात करें, आणविक यौगिक को घोले विलायक में तो उसके अणु रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसके अणु रूप हमेशा उस विलायक में उपस्थित रहते हैं, उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, यानी मोलों की संख्या, मोल भी उपस्थित है, विलायक में मोल उपस्थित है तो हम मोलरता की बातें करते हैं। लेकिन विलायक में क्या है? इसकी फॉर्म चेंज हो गई। उस मोलरता को ही आयनिक यौगिक के लिए क्या कहते हैं? फॉर्मलता। क्लियर? आणविक यौगिकों की तो क्या कहते हैं? मोलरता। और जो आणविक यौगिक की जो क्या होती है? आणविक यौगिक की उस शब्द को बोलते हैं मोलरता। लेकिन आणविक यौगिक की जगह आयनिक यौगिक की बात करें, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं, क्योंकि वहां फॉर्म चेंज हो जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने मोलरता जो बताई थी वो आणविक यौगिक के लिए क्या बता दी? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे परिभाषा देखो आप, इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है कि प्रति लीटर या 1 लीटर विलय में उपस्थित आयनिक विलय का ग्राम सूत्र भार, आयनिक यौगिक का ग्राम सूत्र भार। जरा समझें स्टूडेंट, जरा समझेंगे। फॉर्मलता को हम F से लिखते हैं, फॉर्मलता को से लिखते हैं F से, और मोलरता को हम लिखते हैं Mg। क्लियर? तो यहाँ पे भी प्रति लीटर आयतन की बात हो रही थी। किसकी बातें हो रही थी? प्रति लीटर आयतन की बातें हो रही थी। यहाँ पे भी किसकी बातें हो रही है? प्रति लीटर आयतन की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? प्रति लीटर आयतन की बातें हो रही है। क्लियर? यहाँ पर क्या था? यहाँ पे था मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या था? विलय के मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या ना होगी, बल्कि क्या होगा? ग्राम अणु सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार। क्लियर? तो यहाँ स्टूडेंट ग्राम सूत्र भार जो निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? ग्राम सूत्र भार। वो जरा कैसे निकालेंगे वो जरा समझेंगे हम। तो ग्राम सूत्र भार किसी आयनिक यौगिक का हमेशा ग्राम सूत्र भार निकाला जाता है। वो कैसे निकालेंगे जरा समझे। मोल जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? W/M, W/M। और यहाँ पे भी ग्राम सूत्र भार जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा? W/M। क्लियर? लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में जो अंतर हुआ, ये जो होगा M क्या है? ये आणविक द्रव्यमान है। क्या है? आणविक द्रव्यमान। ध्यान रखना, केवल बस कॉन्सेप्ट बदला है, फॉर्मूला नहीं बदला, बिल्कुल सेम ही है। W/M आणविक द्रव्यमान है। यहाँ W/M जो होगा, यहाँ अणु नहीं है ना, आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते, तो क्या होंगे? ये क्या बोला जाएगा? ये ग्राम सूत्र भार, ये सूत्र भार। क्या बोला जाएगा? सूत्र भार। क्या होगा? सूत्र। यहाँ आणविक भार होगा, यहाँ सूत्र भार होगा, यहाँ आणविक भार होगा, यहाँ सूत्र भार होगा, ऊपरला सेम। क्लियर? बात समझ में आई? तो स्टूडेंट अब समझाएंगे सूत्र भार क्या होता है। इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट रूप में कैसे लिख दें जरा वो समझेंगे। क्लियर? इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे वो समझेंगे।
तो अभी आपने सीखा था अगर मिलीलीटर में होता है आयतन तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1000 की, और ग्राम सूत्र भार का मतलब वेट अपॉन मास। ये मास कौन सा होगा, ये फॉर्मूला मास होगा। कौन सा मास होगा, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। क्लियर। तो यहाँ m जो होगा कैसा होगा, फॉर्मूला मास। किसकी बातें कर रहे हैं, विलेय की बातें कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ जो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया कि वॉल्यूम लीटर में हो और मल्टीप्लाई में कौन पहुंच जाएगी 1000। क्यों पहुंच जाएगी, आपने सीखा है कि मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर लीटर में हो तो 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करते। क्लियर। अब जो बातें करते हैं कि सूत्रभार क्या है, सूत्रभार कैसे निकालेंगे जरा समझेंगे। मैं आपसे पूछूं NaCl की बातें करूं, NaCl की बातें करूं तो NaCl का जो सूत्रभार होता है स्टूडेंट, ध्यान रखें कि अगर मैं किसी और की बातें करता, आणविक किसकी बातें करता, C6H12O6 की बातें करता, तो उसका अणु भार निकाला जाता है। कैसे, 6 कंपाउंड है, 6 तत्व है कार्बन के, तो 12 मल्टीप्लाई, तो 12, 6 कार्बन का 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई, 12 गुणा हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस, और 6 गुणा ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब ये किसका है, अणु का। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, किसका, अणु का नाम। ये क्या है, आयनिक। उसी अणु आणविक द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान को हम सूत्रभार कहते हैं। कैसे, किसका NaCl का सूत्रभार निकालूं मैं, तो कैसे निकाले, Na का कितना होता है 35.5, सॉरी Na का कितना होता है, Na जो होता है वो कितना होता है, Na का जो होता है 23 होता है, कितना होता है 23, है ना। Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5। इसे आप ऐड करोगे, बिल्कुल ये आयनिक यौगिक के लिए हम सूत्रभार बोलते हैं, या आणविक यौगिक के लिए अणुभार बोलते हैं, बिल्कुल सेम है। क्लियर। देखो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम सेम है, बस यहाँ m जो होगा वो उसके लिए आणविक यौगिकों के लिए मॉलिक्यूलर मास होगा, और यहाँ जो होगा फॉर्मूला मास होगा। क्लियर। अब बात आती है नॉर्मलता। स्टूडेंट नॉर्मलता बिल्कुल से, बिल्कुल परिभाषा से क्लियर है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, क्या निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार। क्लियर। तो ध्यान दें क्या शब्द है यहाँ पर, ग्राम तुल्यांकी भार। तो n नॉर्मलता को हम n से लिखते हैं, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, यहाँ ग्राम सूत्रभार था, यहाँ तुल्यांकी भार था, इक्विवेलेंट मास है यहाँ पे। क्लियर। अब वो समझेंगे वो क्या होता है। उसके बाद हम फॉर्मूला की बातें करते हैं, फिर फॉर्मूला शॉर्ट रूप में फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे जरा समझिए। स्टूडेंट नॉर्मलता को जो लिखते हैं, यहाँ पर जो, यहाँ क्या था फॉर्मूला मास, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। क्लियर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल तीनों मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, लेकिन अंतर किस चीज का है, शब्दों का अलग है। यहाँ फॉर्मूला मास है, वहाँ मॉलिक्यूलर मास है, और यहाँ इक्विवेलेंट मास है। क्लियर। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास आपने समझे हैं। आयनिक यौगिकों के लिए मॉलिक्यूलर, आणविक यौगिकों के लिए हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास, और उनके लिए निकालते हैं आणविक यौगिक के लिए हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब जरा समझेंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है। क्लियर। वो समझेंगे। स्टूडेंट तुल्यांकी भार, सबसे पहले तुल्यांकी भार क्या होता है, उसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसे आप याद रखें। क्या करें, याद रखें। ये सब चीज याद रखने की आपने सीखी है 11वीं क्लास में, आप याद रखें। क्लियर। तो याद रखें स्टूडेंट्स, बताओ कोई दिक्कत हो तो, कि तुल्यांकी जो भार होता है, इक्विवेलेंट जो भार होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, अणु भार अपॉन संयोजकता, अणु भार अपॉन संयोजकता। क्लियर। तो मैं आपको कुछ तुल्यांकी भार निकालने सिखा रहा हूँ, इसमें अणु भार, इसमें कुछ तुल्यांकी भार जरा समझें, 5-6 प्रकार से समझाऊंगा मैं। तो उसमें सबसे पहले आता है तत्व का क्या, तुल्यांकी भार। किसका, तत्व का तुल्यांकी भार। क्लियर। तो बात समझ में आती है यहाँ तक। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि तत्व का जो तुल्यांकी भार होता है, यहाँ तत्व में हमेशा परमाणु होते, परमाणु होता है तत्व, परमाणु भार निकालते हैं संयोजकता। परमाणु भार देखो, सबसे पहले एग्जांपल की बात करें NaCl का इक्विवेलेंट मास, इसे इसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। तो इक्विवेलेंट मास किसका, Na का। परमाणु भार कितना होता है जी, 23 होता है, और आपने पढ़ा है कि Na की जो संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 23। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद में इक्विवेलेंट मास कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है 20 होता है। इस कैल्शियम की संयोजकता कितनी पड़ी है, 2 पड़ी है, आपने काट दिया, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, 10 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात मान लिया, अब मेरे पास कौन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 16 होता है, और जो उसका ऑक्सीजन जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास 8 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ स्टूडेंट। अब हम बातें करेंगे किसके बारे में, अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार
अम्ल जो होगा मोलर फॉर्म में होगा मोलर द्रव्यमान, और संयोजकता को यहाँ नाम देते हैं क्षारकता से। जरा समझेंगे, बेसिसिटी से बात करते हैं। क्षारकता का मतलब है कि कितने H पॉजिटिव आयन त्याग देगा, ध्यान रखना कितने H पॉजिटिव आयन त्याग देगा, जरा वो समझिए। क्लियर स्टूडेंट? देखो यहाँ पर मैं H2SO4 की बातें करूं, किसकी बातें करूं? H2SO4 की बातें करें तो H2SO4 का क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान आपने सीखा है कि H कितने हैं? 2, तो 2 गुणा 1। सल्फर का कितना होता है जी? सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। 2 1 2 32 और 32 और 64 96 96 और 2 98। तो उसका जो मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 98। और क्षारकता का मतलब होता है H पॉजिटिव की संख्या। तो H पॉजिटिव कितने होंगे स्टूडेंट? आपने सीखे हैं, जैसे आप आयनिक फॉर्म में विभाजित करोगे 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। बताओ कितने होते हैं इसमें? 2H पॉजिटिव 2 होते हैं। तो काटोगे तो आप कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? बता तो कुछ दिक्कत हो तो। यदि मैं HCl की बातें करूं, किसकी बातें करूं? इक्विवेलेंट बार HCl का निकालूं तो HCl में कैसा होगा? आप जानते हो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है 35.5। Cl का कितना होता है 35.5। क्लियर? तो आप इसे ऐड करोगे तो 36.5 कितना आ जाएगा? 36.5। अब उसके बाद मुझे कौन चाहिए? क्षारकता। क्षारकता मतलब H पॉजिटिव की संख्या। किसकी चाहिए? H पॉजिटिव की संख्या। तो H पॉजिटिव की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट? यहाँ अगर इसे आयनों फॉर्म में लिखें तो किस क्या होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। इसे आप सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं, क्षारकता की बातें करते हैं। क्षार का तुल्यांक विभाग। क्षार का तुल्यांक विभाग मूलर द्रव्यमान बट्टे। हम क्षार की बातें करेंगे, ये क्या है? अम्ल। ये क्या है? अम्ल। अब हम क्षार की बातें करेंगे, बस सेम है, बस क्षारकता क्या आ जाता है? अम्लता। अम्लता क्या होती है? आप जानते हो OH नेगेटिव की संख्या। OH नेगेटिव की संख्या। तो OH नेगेटिव की संख्या कैसे निकालें? हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई क्षार है हमारे पास, जैसे मान लीजिए NaOH है। क्या है? NaOH। क्लियर? क्या है? NaOH। तो इक्विवेलेंट मास किसका निकालें? NaOH का। ये क्या है? क्षार है, जो क्षार की बात कर रहे हैं। तो क्षार NaOH का जो मास होता है वो कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है Na का कितना होता है? 23, O का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्लियर? तो ये 14 अपॉन अम्लता का मतलब हो गया कि OH नेगेटिव आयनों की संख्या। यहाँ पर स्टूडेंट कितनी होगी? OH नेगेटिव की संख्या 1 होगी। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाओगे, आप कर पाओगे आगे भी। और मैं अब बातें करता हूं लवण का तुल्यांक की बात। किसकी बातें कर रहा हूं? कोई साल्ट हो, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसे निकालेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका? कोई साल्ट होगा, लवण होगा। लवण मान लीजिए नमक ले लिया मैंने, क्या ले लिया? NaCl ले लिया। तो NaCl का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। आपने पढ़ा है M जो भी होता हो कितना होता है इसका? NaCl का आपने निकाला है। Na का कितना होता है? 23 और प्लस Cl का कितना होता है? 35.5। रख देना आप वैल्यू को। और मैंने क्या कहा है? धनावेशों की संख्या। इसमें धनावेश कितना होता है बताओ? 1 होता है। क्लियर? कितना होता है? 1। तो आप इसमें 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम CaCO3 की बातें करें। CaCO3 की बातें करें, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कुछ साल्ट है हमारे पास, लवण है। ये भी कुछ साल्ट है हमारे पास, CaCO3। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा आप निकाल लोगे। आप समझदार, इतना ही एग्जांपल बता दिया तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। इसमें जो आवेश होता है, धनावेश होता है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। कितना होता है? 2 पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा? M का मान आप यहाँ से ऐसे निकाल के धन आप रख लोगे। समझ में आ रही बात? NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इन दोनों का अगर ध्यान रखना, 1 से डिवाइड करना। ऐसे CaCO3 जो हमारे पास जो साल्ट है उसका जो इक्विवेलेंट मास चाहिए हमें, कैसे चाहिए कि धनायनों की संख्या, बट्टे में धनायनों की संख्या 2 होते हैं और CaCO3 का आप ऐड करके निकाल लोगे। Ca का जितना भी होता है उसके बाद आगे बढ़ाते चलोगे आप। क्लियर? 20 होता है प्लस वो आप ऐड कर लोगे जो भी है। उसके बाद आयनक का तुल्यांकी भार। आयनक का तुल्यांकी भार, उसमें आयनक का जो तुल्यांकी भार होता है वो क्या होता है कि आयन जो है उसका सूत्र द्रव्यमान Na पॉजिटिव है तो उसका अब द्रव्यमान कितना होगा? Na का कितना होता है? क्लियर? और आयन पर कुल आवेश, उसमें कुल आवेश का हम भाग कर लेंगे। जरा ये बात खत्म होती है। आप फॉर्मलता, नॉर्मलता, स्टूडेंट ध्यान दें, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोलरता, मोलता, इन चारों को आप समझना। मैंने क्या बताया कि मोलरता, मोलता किसमें निकाली जाती है? आणविक यौगिकों में निकाली जाती है। चूंकि विलय उसमें किसमें उपस्थित होगा? अणु फॉर्म में होगा। तो मोलरता और मोलता की बातें करते हैं।
स्टूडेंट अगर हम बातें करें यदि आयनिक यौगिकों की, आयनिक यौगिक को जब भी मिलाया जाता है विलायक जैसे जल, मान लीजिए जल है तो उसमें मिलाया जाता है, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, आयनों बदल जाता है, दूसरी फॉर्म बदल जाता है, तो हम मोल नहीं निकालते। वहाँ पर क्या करके किसकी बातें करते हैं, मूलता के बारे में बात ना करते, हम किसकी बातें बात करते हैं, फॉर्मलता और नॉर्मलता के बारे में बातें करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट एक चीज आप करना, आप अपने फेयर में इनके चारों के फॉर्मूला को आप लिखना, लिस्ट बनाना, मूलता के बारे में, नॉर्मलता और फॉर्मलता, इन चारों के फॉर्मूला को आप एक पेज पर टेल बनाना, उन चारों के फॉर्मूला को आप समझना कि इसमें क्या अंतर है, इसमें विलायक आ रहा है, इसमें प्रति लीटर विलायक की बात कर रहा है, इसमें प्रति लीटर विलेय की बातें कर रहे हैं, इसमें प्रति लीटर विलेय में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की बातें कर रहे हैं, इसमें प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या की बातें कर रहे हैं। क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आप इसे टेबल को बनाना, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे फेयर नोट करना है। उसके बाद हम बातें करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मलता व मूलता के बीच में संबंध के बारे में बातें करते हैं। स्टूडेंट हम बातें करते हैं नॉर्मलता और मूलता में संबंध के बारे में बातें करते हैं। तो जरा ध्यान रखें, याद रखें, नॉर्मलता में और मूलता में जो संबंध होता है, नॉर्मलता जो बराबर होती है उसके बराबर होती है मूलता गुणा संयोजकता। क्लियर। स्टूडेंट हम इसका निगमन कर रहे हैं, आपसे कोई निगमन पूछे लग जाए तो आप निगमन कर पाओ, प्रूफ कर पाओ, जरा समझे। ये आपसे कहते हैं नॉर्मलता और मूलता के बीच में संबंध को ज्ञात कीजिए, स्थापित कीजिए, जरा समझे। स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि मोलरिटी बराबर जो होती है वो W/M × 1000 यानी ml में आयतन द्वारा रखा हो, ऐसी नॉर्मलता के बारे में समझा है। B किसका मतलब, B का मतलब होता है विलेय का, किसका मतलब होता है विलेय का। ये आपने फार्मूले के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट ध्यान दें, इस फार्मूले में ये दोनों जो सेम है, इसके जो अंश हैं ये कैसे हैं आपस में, बराबर है। कैसे हैं आपस में, बराबर है। जरा ध्यान दें, अगर मैं यहां से इस अंश का मान निकालूं, किसका मान निकालूं, अंश का, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m × WB × वॉल्यूम मिलीलीटर में। क्लियर। फर्स्ट इसी प्रकार यहां पर मैं बातें करूं तो ये क्या हो जाएगा, WB × 1000 अप इक्वल किसके हो जाएगा, N × EB यानी इक्विवेलेंट मास, और ये V2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। जरा बातें करें इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, आपस में इक्वल है, बराबर है। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या रखने पर, बराबर रखने पर। क्लियर। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रखेंगे तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, ये जो मान आ गया वो आ गया m × इसका जो वैल्यू है वो कितना है, WB × V1। क्लियर। ऐसी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, N × EB × V2। यदि ऐसा हो जाए कि दोनों का मैंने आयतन कैसा लिया हो, समान लिया हो, तो दोनों का आयतन समान होने से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या बचा, m यानी मोलरिटी × वेट और ये नॉर्मलिटी × इक्विवेलेंट मास। जरा समझे स्टूडेंट्स, WB = N और इक्विवेलेंट मास आपने पढ़ा है WB/वैलेंसी। क्या पढ़ा है, संयोजकता। अभी सिखाया था ना मैंने कि उसमें संयोजकता अपॉन करके जो फॉर्मूला बताया था आपको, अभी सिखाया मैंने, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। आपको पिछली क्लास याद होगी, रिवाइज होगी, जब ये आपको समझ में आएगा। परमाणु भार या अणु भार अपॉन क्या पढ़ाया था मैंने, संयोजकता के बारे में पढ़ाया था। EB किसके बराबर होती है, WB/वैलेंसी। आपने पढ़ा है कि परमाणु भार या अणु भार बट्टे संयोजकता। क्लियर। अब बातें करें, WB से WB कट जाती है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलता जो N होगी वैलेंसी किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, N इक्वल होगी किसकी, वैलेंसी की, किसकी इक्वल होगी, वैलेंसी की। क्लियर। तो N का मतलब नॉर्मलता, N का मतलब नॉर्मलता, और M का मतलब मूलरता, गुणा वैलेंसी का मतलब संयोजकता। क्या, संयोजकता। ये स्टूडेंट हमने क्या किया था, लिखा था ऊपर, याद रखें। नॉर्मलता, मूलरता और संयोजकता में जो संबंध होता है वो आप जरा समझें। स्टूडेंट याद रखें, 2 पॉइंट और हैं, इन्हें भी याद रखें कि अगर अम्ल की नॉर्मलता पूछी जाए तो अम्ल की नॉर्मलता और क्षार की नॉर्मलता पूछी जाए तो आप किस प्रकार लिखोगे, उनके बीच में संबंध को किस प्रकार दिखाओगे। क्लियर। अब जो लिखेंगे, अम्ल की नॉर्मलता बराबर होती है, अम्ल की नॉर्मलता अगर आपसे पूछी जाए क्या होती है, आपने पढ़ा है मूलरता गुणा संयोजकता। वहां संयोजकता में किसका प्रयोग किया था मैंने, क्षारकता। किसका प्रयोग किया था, क्षारकता। क्लियर। क्षारकता मतलब 2H पॉजिटिव आयन की तरह क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी क्षार की मूलरता के बारे में, क्षार की नॉर्मलता के बारे में, तो इसी समीकरण के आधार पर क्या लिख सकते हैं, मूलरता गुणा
संयोजकता का वहां प्रयोग किया था मैंने, किसका? अम्लीयता। क्लियर? आपको आते होंगे, समझ में आते होंगे, आप इन्हें फेयर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोक के भी दोबारा देख सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखें, ये जो मैंने पढ़ाई है ये 11वीं में सीख चुके हैं, 12वीं में भी इसका उपयोग है, बेहद उपयोग है। आप केमिस्ट्री को आप जब भी सीख पाओगे जब आप इन चीज़ों से होकर गुजरोगे, रिवाइज करोगे। 11वीं में भी सीखे थे और 12वीं में भी सीखने को मिले हैं। तो स्टूडेंट कल से हम बात करेंगे वाष्प दाब के बारे में, कल से हम बात करेंगे वाष्प दाब के बारे में और राउल्ट्स लॉ के बारे में बातें करेंगे। क्लियर? तो जब तक के लिए नमस्कार, आप इन्हें रिवाइज कीजिए।